अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सेकंड ईयर केमिस्ट्री के जवानों? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? बच्चों कैसी जा रही है अब आपकी पढ़ाई और कैसे जा रही है अब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? अब आप आहिस्ता आहिस्ता यानी जो एक्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके करीब करीब फेमिलियर होते चले जा रहे हैं। अब देखें ना, जैसे आपने अल्केन्स पढ़ लिए हैं, आपने अल्कीन करीब करीब ख़त्म होने को हैं, एक दो रिएक्शन होंगे उसके बाकी, फिर उसके बाद अल्काइन और तीसरे नंबर पे हमने पढ़ना है बेंजीन। ये मतलब मेन इसके आप कह सकते हैं कि पिलर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके कोर्स में ख़ास तौर पे। इसके बाद 9वें चैप्टर से ऑनवर्ड जाके हम सिर्फ फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी बहुत सारी बातें इसमें, ये जो इक्वेशंस आपने यहाँ पे पढ़ ली हैं ना, यही इक्वेशंस आगे जाके रिपीट भी हो रही होंगी। तो अच्छे तरीके से मेहनत करके ये जो ख़ास तौर पे 8वां चैप्टर है, 7वां चैप्टर का पेज नंबर 127, ये सारी चीज़ें इन पे एक दफ़ा ग्रिप ले लें, इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी आसानी होगी आगे जाके। और एक बात मैं और कहूँगा, वो ये कि बेंजीन में जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, 9th वाला बेंजीन वाला, वो भी एक किस्म का ना एक्चुअली बेंजीन का और जो ये वाले हैं ओपन चेन वाले, इनमें थोड़ा सा ना केमिस्ट्री में इनमें फ़र्क आता है, जिसकी वजह से रिएक्शंस की टाइप्स में, रिएक्शन होने में फ़र्क आ जाता है। जब आप 9वां चैप्टर और 8वां चैप्टर ये दोनों चैप्टर भी पढ़ चुके होंगे ना, फिर देखना इंशाल्लाह ताला आपके लिए बड़ी आगे ईजी हो जाएगा चीज़ें। और अगर आपने ये चैप्टर इजीली या अच्छे तरीके से नहीं किए होंगे ना, फिर आपको आगे 10वां, 11वां, 12वां ये चैप्टर भी मुश्किल लगने हैं। हिम्मत करें, शाबाश। अपना जो मोमेंटम बना हुआ है, अच्छे वाला मोमेंटम अगर आपने बनाया हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बनाया ही होगा, तो उस मोमेंटम को बरकरार रखें और उसको पढ़ाई की तरफ लगाए रखें। मेन कोर्स, मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपकी शुरू हुई हैं आपके सेकंड टर्म में, यानी कि जब से आपकी ऑर्गेनिक शुरू हुई, चैप्टर 7 से ऑनवर्ड। मैं आपको बता चुका हूँ, रोज़ थोड़ा सा इस बारे में बात करने का मकसद ये होता है कि आपको इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा रहे कि आप क्या कर रहे हैं, और वक्त आपके पास बिल्कुल पूरा ही होना है। इसलिए मेहनत करें और इसको अच्छे तरीके से याद करें, लिखा करें, प्रैक्टिस करें इसकी, और कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करें। ठीक हो गया बेटा? लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 155 तक कंबस्चन तक कर लिया था, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी इन इक्वेशंस में। मैंने आपको बताया था कि आपने सिर्फ ये देखना है कि हाइड्रोजनेशन हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है उसके अंदर, डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया, यानी कि डबल बॉन्ड में आपने हाइड्रोजनेशन करवाई है, हाइड्रोजन ऐड किया है, तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब ये छोटी छोटी टर्म्स जिस तरह से मैं शॉर्टली लिखता हूँ ना, इन चीज़ों को आप समझा करें। इसका मतलब है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में आपने क्या किया, ये आपने करवाई ऐड, हाइड्रोजनेशन करवाई, जो आपने वो पढ़ा था निकल, राणे निकल और वो सारा कुछ, उसके बाद वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। फिर आप चाहे इसके ऊपर हाइड्रोजनेशन करवा लें, चाहे आप इसके ऊपर हाइपोहैलेस एसिड का रिएक्शन करवा लें, चाहे आप इसके ऊपर क्या नाम है उसका, हैलोजन एसिड का। हैलोजन एसिड क्या है? HX, यानी HCl हो गया, HBr हो गया, सॉरी HCl हो गया, HBr हो गया, ये सारे हैलोजन एसिड हैं और यही हम दो यूज़ करते हैं, HCl और HBr यूज़ करते हैं। HF और HI उसके साथ ज़रा रिएक्शन कम ही शो करते हैं हम, उसकी रीज़न भी मैंने बताई हुई है। जो फ्लोरीन के कंपाउंड है HF है, उसके साथ विगरस रिएक्शन हो जाया करता है फ्लोरीन के कंपाउंड्स के साथ, और आयोडीन के साथ इंतहाई स्लो होता है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन का जो हाइड्राइड है ये ज़्यादा इजीली इस्तेमाल होते हैं। हाँ जी, उसके बाद हाइपोहैलेस एसिड हो गया, फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया जिसमें जो है वो इथाइलिन एपोक्साइड बन गया, फिर हाइड्रोक्सिलेशन हो गया। हाइड्रोक्सिलेशन जैसे हाइड्रोजनेशन, जैसे हैलोजनेशन, इसी तरह हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब दोनों तरफ हाइड्रोक्सल ऐड हो गए। फिर कंबस्टन, सिंपल उसकी बर्निंग। अब आज हम स्टार्ट करते हैं जनाब ओजोनोलाइसिस, एंड ओजोनोलाइसिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। मैं इम्पॉर्टेंट सिर्फ इस हवाले से बता रहा हूँ कि ये बोर्ड में ज़रा एक दो बार आया हुआ है। ये नहीं करना कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट समझ के उसको करो। मैंने आपको पहले भी बताया कि चैप्टर पूरा करना है।
आप ये समझ लें कि चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक ये पूरे चैप्टर जितने पेज भी बनेंगे, शायद 100 पेजेस के करीब बने, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं करने। हाँ, आप ये समझ लें, इनमें से आपने कोई चीज़ ओजोनोलाइसिस, इनमें से आपने कोई चीज़ नहीं छोड़नी। ठीक हो गया बच्चों? चल, अच्छा जी, ओजोनोलाइसिस में क्या होगा जनाब? ओजोन के साथ रिएक्शन होगा। देखें ज़रा, CH2, अच्छा, ओजोन होता है O3, ऐसे ही है। तो ओजोन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये ओजोन का स्ट्रक्चर होता है, ये होता है ओजोन का स्ट्रक्चर। आपकी आसानी के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर बना के बताया है। अब देखना, इसी से अगला रिएक्शन हो जाना है। देखें ज़रा, गौर करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, इसको कर दें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, हो गया। अब इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को उठाएं और इसके नीचे फिट कर दें। क्या? इस पूरे के पूरे ये जो 3 स्ट्रक्चर बने हुए ना, सिर्फ ये एक बॉन्ड तोड़े जिसके जरिए ऑक्सीजन ने अटैच होना है, सिर्फ एक बॉन्ड तोड़े, बाकी पूरे के पूरे 3 ऑक्सीजन को ला के फिट कर दें। कैसे कहना चाह रहा हूं, ये देखें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लो जी, समझ आई बात की? क्या किया है? ये स्ट्रक्चर बनाने का मकसद बेसिकली यही था कि आपने ये इस याद करने में आसानी रहेगी कि इस पूरे स्ट्रक्चर को उठा के आपने इसके नीचे फिट कर दिया ला के। देखें, कार्बन के बॉन्ड पूरे हैं सारे, 2 और 1 3 4, ठीक है, सबके पूरे हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसको कहते हैं मोलोजेनाइड। क्या कहते हैं? मोलोजेनाइड, मोलोजेनाइड। अब आगे देखें जरा, ये जो मोलोजेनाइड है ना, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर की अहमियत, उसकी हिंड्रेंस, उसका उस स्ट्रक्चर का जो हैवीपन है, ये चीज़ें, उसकी अरेंजमेंट्स, ये बड़ी काउंट करती हैं, बड़ी काउंट करती हैं। आप आगे भी जाके देखेंगे, बहुत सारे मौक़ों पे एक स्ट्रक्चर होगा जो बन जाएगा, एक कंपाउंड होगा जो एक ख़ास स्ट्रक्चर में बन जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम, मतलब आफ्टर अ लिटिल टाइम, वो क्या हुआ करेगा? रीअरेंज। हम वर्ड यूज़ किया करेंगे, रीअरेंजमेंट होगी जनाब। क्या वर्ड यूज़ करेंगे? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है कि चूंकि वो स्ट्रक्चर बन गया था वक्ती तौर पे, लेकिन स्ट्रक्चरली, स्टेरिकली वो इतना फेवरेबल नहीं था, उसकी वजह से उसने खुद ही ब्रेक डाउन करके अपनी हालत को चेंज कर दी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है, आप इसकी एग्जांपल ऐसे समझें कि जनाब अली, आपने मज़दूरों को काम करते देखा होगा, जो घरों में काम कर रहे होते हैं, राज मिस्त्री मज़दूर जो काम कर रहे होते हैं, वो क्या करता है मज़दूर? अगर मिसाल के तौर पे एक वो ईंटों की कढ़ाई भर के लेके आता है और ईंटों की या पत्थर की जो भी हो वो ला के रखता है, तो क्या जैसे ही वो फेंकता है तो इमीडिएटली जो पत्थर गिरते हैं वो उसी जगह पे फिक्स हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। वो ला के कढ़ाई यूँ फेंकता है, वो पत्थर कोई उधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई उधर जाता है। कोई एक पत्थर ऐसा होता है जिसकी ज़रा शेप ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी होती है, वो जनाब घिसटता हुआ और रिड़ता हुआ वो दूसरी तरफ आगे चला जाता है, आगे जाता है, आगे जाके वो एक जगह पे सेट हो जाता है। बात को समझे, जब उसने पत्थर को ला के उठा के पूरा वो कढ़ाई पूरी उठा के ला के यूँ फेंकी है, तो हर पत्थर ने, हर चीज़ ने अपने आप के स्ट्रक्चर के लिहाज से ख़ुद को अरेंज किया। एक आधे सेकंड के लिए वो सारे जनाब पत्थर कोई लुढ़क के उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, लेकिन एक आधे सेकंड बाद क्या होता है कि वो सारे अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से सेटल डाउन हो जाते हैं, वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, अपने आप को सेटल डाउन कर लेते हैं। यही होता है यहाँ पे। थोड़ी देर बाद ही ये स्ट्रक्चर ऐसे ब्रेकअप होता है। ये क्या करता है, इसको मैं वर्ड अब क्या यूज करूंगा? रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट करता है और ये बना देता है CH2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन ऊपर आ जाता है यहां पे। ये अब बुक में उसने CH2 यहां करके ऐसे बना दिया हुआ है, कोई इतराज तो नहीं है ना? यहां लिख दें या यहां लिख दें, बात एक ही। समझ आई बात की?
इमीडिएटली हमें जो प्रोडक्ट मिलती है, पहले मैंने ऑक्सीजन का O3 का स्ट्रक्चर इसीलिए ऐसे बना दिया, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से उठाओ ला के इसके नीचे फिट कर दो। क्या किया, सिर्फ ये एक बाउंड तोड़ा है, एक बाउंड तोड़ के इनके साथ अरेंज कर दिया इसको। लेकिन ये चूंकि स्टेटिकली इस तरह से होता नहीं है, स्टेबल नहीं रह पाता, ये खुद से रीअरेंज करता है और ऑक्सीजन एक को अपने ऊपर लेता है यहाँ पे और बाकी स्ट्रक्चर यूँ सेटल डाउन होता है। अच्छा, अब फर्दर देखें आगे, पेज नंबर 155 के ऊपर ये काम कर रहा हूँ। अब अगर मिसाल के तौर पे इसको कहते हैं ओजोनाइड, ओजोनाइड, ये क्या था मोलोजोनाइड, ये क्या है ओजोनाइड। अच्छा, अब अगर यहाँ पे वाटर मौजूद हो ना तो ये क्या करता है, ये फर्दर रिएक्शन करता है वाटर के साथ, HOH लिख दूँ वाटर। अच्छा, अब देखें जरा मैं क्या करने लगूँ, ये देखें, ये ब्रेक डाउन होता है, ये अलग मॉलिक्यूल बन जाता है, ये अलग मॉलिक्यूल बन जाता है, पीछे क्या बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाटर के अंदर ऐड हो जाता है। अगर वाटर को ये देखें H2O लिखा हुआ है, ऑक्सीजन वाटर के अंदर आके ऐड होगा तो क्या बना देगा, H2O है ना, एक ऑक्सीजन ऐड होगा क्या बना देगा H2O2, ऐसे ही है ना जी। अब इन दोनों ने टूट जाना है, इन दोनों ने टूट के क्या बनाना है, देखें जरा ये क्या है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ये अपने आप को यूं अरेंज करते हैं। और ये कितने मॉलिक्यूल बने, ये एक मॉलिक्यूल ये वाला और एक मॉलिक्यूल ये वाला, कितने बन गए टोटल 2। ये क्या है, ये क्या है, आपको इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम पता है, ये फंक्शनल ग्रुप है इसका, ये फंक्शनल ग्रुप है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है एल्डिहाइड। तो ये जो कंपाउंड पूरा बना है एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड या मेथानल, NaL। क्लियर होगी जी बात, रिपीट करता हूं, देखें जरा, इथीन का रिएक्शन हुआ ओजोन के साथ, O3 मैंने ओपन करके लिख दिया है, आसानी रहेगी याद रखने में। पूरा स्ट्रक्चर को लाके नीचे फिट कर दो, कोई तब्दीली नहीं, पूरा स्ट्रक्चर लाके फिट। एक फॉर द टाइम बीइंग ट्रांजिशन के तौर पे कंपाउंड बढ़ता है मोलोजोनाइड, लेकिन इसी की रीअरेंजमेंट होती है एंड इट इज कन्वर्टेड टू ओजोनाइड। जब ये ओजोनाइड बनाता है तो फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करके एक मॉलिक्यूल ये निकल जाता है फॉर्मेल्डिहाइड का, एक मॉलिक्यूल ये निकल जाता है फॉर्मेल्डिहाइड का, और जो ऑक्सीजन बचाई है इसके साथ ऐड अप होकर H2O2 बनाता है, 2 मॉलिक्यूल आपको फॉर्मेल्डिहाइड के मिले, फॉर्मेल्डिहाइड और मेथानल। क्लियर होगी जी बात, चले। अच्छा जी, अगर यहाँ पे जिंक मौजूद हो, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे जिंक मौजूद हो, देखिए मैं पूरा स्केच सा बनाता जा रहा हूँ, अगर यहाँ पे जिंक मौजूद हो तो क्या बना देगा इसको, जिंक ऑक्साइड और साथ में वाटर, बस। चल, क्लियर होगी जी बात। अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें और याद करें। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये चैप्टर 8 का। नेक्स्ट टाइम जनाब, अब आना है आपने पॉलीमराइजेशन के ऊपर। अब होनी है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन इंतहाई आसान है और ख़ास तौर पे इथीन वाली पॉलीमराइजेशन तो आपने पीछे पढ़ी भी है, उसमें मैट्रिक में भी पढ़ के आए हैं। पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब है कि पॉलीमर का क्या मतलब होता है, पॉलीमर का क्या मतलब है, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर का क्या मतलब होता है जनाब, मैनी यूनिट्स। पॉलीमर का क्या मतलब है, मैनी, पॉली मतलब मैनी और मर मतलब यूनिट। इसमें मतलब क्या हो रहा था कि एक जैसे यूनिट्स आपस में मिलके एक लंबी चेन मैनी यूनिट्स बना रहे थे। सिंपल सी बात है, ये देखो मैं आपके सामने लिखता हूँ, आपको याद आ जाएगा कि आपने पहले पढ़ा होगा। CH2 ये क्या करता है, ये करता है पॉलीमराइज, ये डबल बॉन्ड अपना तोड़ देगा। यहाँ पे N लिख देता हूँ। N लिखने का क्या मतलब है, N लिखने का मतलब कोई ढेर सारे मॉलिक्यूल है। CH2 के डबल बॉन्ड C2 के इथीन के ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं। इसने क्या किया, होगा क्या, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो बात क्या बन जाएगी, CH2 बन जाएगी, लेकिन ये आगे चेन कंटिन्यू हो जाएगी फिर ऐसे। अब देखो कार्बन के बॉन्ड पे पूरे हो गए 4। यहाँ पे अब ये बन गया चूंकि पॉलीमर, और पॉलीमर को जो शो करने का हमारे पास तरीका होता है वो होता है
ब्रैकेट्स और n, स्मॉल n यहाँ पे लग जाता है। इसका क्या मतलब है कि अब ये चेन कंटिन्यू है और हजारों लाखों ये जो यूनिट्स थे ये आपस में अटैच हुए हैं, और जितने भी वो यूनिट्स हैं दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय n। 1000 यूनिट इथीन का CH2, अब इस वक्त ये इथेन बन गया ना, 1000 यूनिट इसका अटैच है, तो मैं यहाँ पे 1000 लिख सकता हूँ, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हमने इसको n लिख के शो कर देना है कि ये पॉलीमराइज हो गया। क्लियर जी बात। अच्छा, इसके लिए कंडीशंस हैं ऑब्वियसली, वो क्या है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, कोई 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसके नतीजे में ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉलीइथाइलीन, और हाँ जी बस ठीक है, इसी को पॉलीथीन बोलते हैं, इसी को पॉलीइथाइलीन बोलते हैं। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि इथीन का वर्ड और इथाइलीन का वर्ड सेम इस्तेमाल होता है। ओके जी, नेक्स्ट है जनाब यूजेस ऑफ इथीन। यूजेस ऑफ इथीन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में आए भी हुए हैं। एक नज़र इनको देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन, ये जो आपके प्लास्टिक बैग होते हैं, शॉपिंग बैग होते हैं, जिनके ऊपर अब गवर्नमेंट ने, जिनके ऊपर अदालतों ने पाबंदी भी लगाई है। बेसिकली उसकी रीज़न क्या है कि वो डिसइंटीग्रेट नहीं होते ना, डिग्रेड नहीं होते, टूटते नहीं हैं। आप मिसाल के तौर पे एक शॉपिंग बैग है, आपने उसको किसी जगह पे कचरे में ला के ज़मीन में चाहे दफन भी कर देना, वो 1000 साल बाद भी वैसे का वैसे ही पड़ा होगा। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से हम, वो फिर पोल्यूशन कॉज करता है ना, आपने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ लिया सारा कुछ, तो वो पोल्यूशन कॉज करता है। तो इस वजह से हम उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, और फिर गवर्नमेंट कह रही है कि या तो आप पेपर वाले इस्तेमाल करें बैग्स, या फिर आप इस्तेमाल करें ऐसे जो बायोडिग्रेडेबल हों। अब आपने देखा होगा कि बायोडिग्रेडेबल जो हैं शॉपिंग बैग वगैरह वो भी आ गए हुए हैं मार्केट में। एनीवेज, उसके बाद जनाब आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए इस्तेमाल होता है, एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर जो 4 है वो ये कि ये मस्टर्ड गैस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या बनाने के लिए? मस्टर्ड गैस। अब मस्टर्ड गैस क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अलग से इसको याद रखना है। अगर आ जाता है यूजेस ऑफ इथीन आ जाता है तो बाकी भी लिख देना, और कोशिश करना है एक ये वाला भी लिख दो, अदरवाइज इसको अलग से भी याद रखना है, अलग से भी पूछ सकता है मस्टर्ड गैस क्या होता है। मस्टर्ड गैस में क्या होता है जनाब, रिएक्शन होता है इथीन का विद S2Cl2। S2Cl2 लिखा हुआ है मैंने, तो अगर इसका मैं एम्पिरिकल फार्मूला निकालूं तो क्या बनेगा, HCl, इसीलिए इसको सल्फर मोनोक्लोराइड भी कहते हैं। बुक में नहीं लिखा हुआ, बस ज़हन में रख लें, अगर याद रखना है तो आसानी हो जाएगी। ओके जी, ये जब होता है ना रिएक्शन, तो ये क्या करता है, या जनाब सल्फर यहाँ पे आके अटैच होता है और सल्फर बना लेता है 2 चेन्स, CH2 लास्ट में Cl, CH2 लास्ट में Cl, और एक चीज़ साथ में सल्फर एटॉमिक जो है ये अलग हो जाता है, मेटालिक अलग हो जाता है। क्या हुआ, इथीन का रिएक्शन हुआ S2Cl2 के साथ। S2Cl2 का जो नाम है सल्फर मोनोक्लोराइड है, क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि ये एम्पिरिकल फार्मूला लिखा जाएगा तो HCl बन जाएगा। अच्छा, और S2Cl2 का ऑब्वियसली आपने पढ़ा हुआ है, पहले मैंने आपको इनऑर्गेनिक में बताया हुआ है कि फिर लिखने की इसको ऐसे ज़रूरत क्यों है, इसको ऐसे इसलिए लिखा जाता है कि इसकी जो अरेंजमेंट है वो इसी मॉलिक्यूल जब अरेंजमेंट होता है ना तो वो इसी फॉर्म में होता है कि S2 और Cl2 का बनाता है। वो होगा क्या, ये मस्टर्ड गैस है, ये जो चीज़ बनी है ना, अब ये क्या है, ये मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस वॉर के लिहाज से, जंगों के लिहाज से इम्पोर्टेंट रही हुई है, वर्ल्ड वॉर्स में इस्तेमाल की गई है, और बड़ी यानी कि इसका तकलीफ़ दे मामला होता था कि ये जिस्म के ऊपर ब्लिस्टर्स कॉज करती थी, जैसे वो फिंसियाँ, फोड़े जिनको बोलते हैं, पिंपल्स टाइप। पिंपल तो चले छोटे होते हैं ना, वो खुदा न खास्ता बड़े वाला मामला हो जाता है, जले हुए जैसे आबले बन जाते हैं, जिसको कहते हैं आबले। हाँ, एक्चुअल वर्ड उसके लिए आबले है, जो जलने से निशान पड़ जाते हैं और वो दाने से बन जाते हैं। तो उसकी वजह से ये फिर बड़ा इसको ना केमिकल वॉर वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब इसके ऊपर पाबंदी लग चुकी हुई है, अब इसका इस्तेमाल करना इलीगल है। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं जनाब अली। यहाँ पे हुआ इथीन का चैप्टर क्लोज, अल्काइन शुरू करते हैं आज।
अल्काइन के जो इजी से हैं एक दो रिएक्शंस शुरू के प्रिपरेशन वाले वो कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अभी चूंकि 10 मिनट हैं तो बिला वजह उसको ज़ाया ना किया जाए। हाँ जी, अल्काइंस क्या है जनाब? अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइंस क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अल्काइंस इनका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। मैंने आपको पहले भी बताया है कि CnH2n+2 अल्केन, CnH2n अल्कीन, CnH2n-2 अल्काइन। क्लियर होगी जी बात? अच्छा देखें ज़रा इसको एक नज़र। और इसमें क्या है? फर्स्ट मेंबर ऑब्वियसली ये है जो मैंने आपके सामने लिख दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं? इथाइन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? इथाइन। और हाँ जी, इथाइन का एक और जनरल नाम है, बल्कि ये भी ज़रूर याद रखें क्योंकि आगे इस्तेमाल भी होना है, एसिटाइलिन। इथाइन को ही एसिटाइलिन भी बोलते हैं। इथाइन को क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन। जो दूसरा था, क्या नाम है उसका, इथीन वाला, याद करवा दूं कंफ्यूज ना होना, CH2 इसको हम कह रहे थे इथीन। इथीन और दूसरा इसका नाम था जो था वो इथाइलीन। ये चीज़ें मिक्स नहीं करनी ज़रा, क्योंकि ये इस्तेमाल भी होनी है आगे बार बार और समटाइम ये कंफ्यूजिंग भी हो जाती है। इथाइन का जनरल नाम एसिटाइलिन है, आगे इस्तेमाल होगा, ये नाम कई जगह पे इस्तेमाल होना है। एसिटाइलिन, एसिटाइलिन विल मीन इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड। इसको इस एसिटाइलिन को इथाइलिन के साथ मिक्स नहीं करना। इथीन को हम बोलते हैं इथाइलिन, इसका दूसरा नाम क्या है? इथाइलिन, प्रोपाइलिन, पेंटाइलिन, हेक्साइलिन। ये सारी गिनती मैंने आपके सामने पढ़ी हुई है एक दफ़ा पहले भी, जब हमने इथीन किया था, अल्कीन किया था जब। चलें जी, ये होगी इसकी जनरल बात, जनरल डिस्कशन। अब आते हैं इसकी प्रिपरेशंस के ऊपर। इंतहाई आसान, इंतहाई आसान, कोई नई बात नहीं है। एक सिर्फ छोटी सी इक्वेशन नई वाली आएगी और वो भी कोई उसमें मुश्किल नहीं है। सबसे पहले एक पॉइंट क्या है जनाब? डिहाइड्रो हैलोजनेशन। लो जी, डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ विसिनल डायहैलाइड। ले जी मुझे बताएं अब इसमें कोई नई बात है? मतलब पढ़े लिखे बच्चे हैं आप और अच्छे बच्चे हैं सारे, इसमें नई बात कोई है? विसिनल डायहैलाइड का क्या मतलब है? कार्बन कार्बन, दो कार्बन के ऊपर अल्काइल वो लगना ना, हैलोजन, दो कार्बन के ऊपर हैलोजन, दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर। और क्या है? यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्रोजन। अभी बताता हूँ ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या करना है, मैंने इन चारों को रिमूव कर देना है। ये देखें, गौर करें ज़रा, ये देखें मैंने क्या करना है, मैंने इनको और इनको यहाँ से रिमूव कर देना है, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन डेवलप हो जाएगा। मुश्किल है इसमें कोई? मैंने इनको रिमूव करना है तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन खुद ही डेवलप हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, ये रिएक्शन करवाता हूँ किसी बेस की प्रेजेंस में, और ये रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है पहले, अल्कोहलिक अल्कोहल और KOH की प्रेजेंस में। याद आया? होना क्या अब, ये एक सिंपल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H और साथ में क्या बन जाएगा, ये जो निकला है H और X, हैलोजन एसिड। लो जी, कोई मुश्किल है इसमें? अब क्या इसी प्रोसेस को, ये जो चीज़ हुई है, इसको दो स्टेप्स में कर सकता हूँ? दो स्टेप्स में करूँ तो क्या होगा? ये तो मैंने आपको बता दिया ना, मेन यही बनना है, ये तो बननी है प्रोडक्ट। अगर मैं कहूँ कि इसको जी दो स्टेप्स में कर दें, फिर क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? ये बातें कंसेप्चुअली ले आओ ज़रा। ये देखो, पहले बार क्या होगा, ऑब्वियसली तीन इसमें, सॉरी इधर सिंगल बॉन्ड मैंने क्यों लगाया हुआ बाय द वे? अच्छा नहीं, प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना, ठीक। देखें जी ज़रा, पहले क्या होगा, एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन रिमूव, उसकी वजह से क्या होगा, डबल बॉन्ड डेवलप होगा। ये देखें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हैलोजन CH2 और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक, अगले स्टेप में क्या होगा, एक और HX का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यहां पे लिख दूं, एक लिख देता हूं HX
और अगले रिएक्शन में, अगले स्टेप में क्या होगा, दोबारा ये हैलोजन और एक और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव, यानी पीछे बच क्या जाएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और एक और HX निकल गया बीच में से, बस। अब ये पेज नंबर 157 के ऊपर वाली जो दो इक्वेशंस है ना, उसने नहीं लिखा कि ये मैकेनिज्म है, उसने नहीं लिखा, तो आप लेकिन इसको कह सकते हो कि मैकेनिज्म की हेडिंग दे लें इसको और कह दें। पहले रिएक्शन में जो पेज नंबर 156 का लास्ट है वो इसकी जनरल इक्वेशन, होल इक्वेशन लिख दी। अगली जो दो इक्वेशन है जिसमें दो स्टेप्स में रिएक्शन दिखाया हुआ, वो उसका मैकेनिज्म हो गया। क्लियर होगी थी बात, इसलिए कंफ्यूजन होना कि मैकेनिज्म पता नहीं क्या कोई अलग से चीज़ है। उसी रिएक्शंस को, मेन रिएक्शन एक दफ़ा आपको जनरल लिख के दिखा दिया जाता है, उसी रिएक्शन को जब हम फर्दर बताते हैं कि जी ये स्टेप्स में रिएक्शन ऐसे हुआ, एक स्टेप में ये चीज़ बनी, एक स्टेप में ये चीज़ बनी, इसी को मैकेनिज्म कह लेता है। अटैक हुआ उसके ऊपर, किस चीज़ का अटैक हुआ, ये मैकेनिज्म। क्लियर जी, ओके। एक छोटा सा और कर लेते हैं साथ में आप, डी हैलोजनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। अब मुझे बताएं कि इसमें क्या मुश्किल है, नाम से देखें। यहां पे मैंने क्या किया है, डी कंसेप्चुअली लें, डी हाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, ये डाइहैलाइड था। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं टेट्राहेलाइड। अब मैं क्या कह रहा हूं, टेट्राहेलाइड। तो टेट्राहेलाइड, इसमें इस केस में मैंने डी हाइड्रोहैलोजनेशन की थी, दो हाइड्रोजन रिमूव किए, दो हैलोजन रिमूव किए। अब मैं क्या करने लगा हूं, टेट्राहेलाइड है, X X X X H H, लो जी, चार हैलोजन हो गए ना, टेट्राहेलाइड टेट्राहेलाइड हो गया। क्लियर, ये रिमूव हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। ये रिमूव किसकी मदद से करवाने लगा हूं, ये रिमूव करवाने लगा हूं जिंक की मदद से। यहां पे रिएक्शन करवाता हूं जिंक के साथ, जिंक क्या बना देगा, हैलोजन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, जो भी हो, ये ले, प्लस ट्रिपल बॉन्ड CH, लो जी। कोई मुश्किल है इसमें, क्या हुआ, डी हैलोजनेशन, डी हैलोजनेशन ऑफ टेट्रा, टेट्रा मतलब चार हेलाइड्स, लो जी। क्लियर होगी बात, चल इसको आज इतना रखते हैं। और डी हैलोजनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड में, अच्छा ये रिएक्शन भी दो स्टेप में शो किया हुआ उसने, इसमें क्या मुश्किल है। मतलब पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस जिंक ब्रोमाइड, बुक वाला लिख देता हूँ, बुक में उसने यही लिखा हुआ है, जिंक, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रोमीन। वैसे मेरा ख्याल है कि अब ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, जो बच्चा ज़रा सा भी कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है ना, उसको ये छोटी छोटी बातें समझ आ जाएंगी खुद ही। दो ब्रोमीन निकले और दो हैलोजन अभी लगे हुए हैं। अभी रिएक्शन दो स्टेप्स में दिखाना है ना, तो पहले स्टेप में क्या होगा, दो हैलोजन निकलेंगे और डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, सेम यही चीज़, मजीद जिंक तो मौजूद है ना, जिंक तो मौजूद है यहाँ पे। अब क्या होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H प्लस जिंक ब्रोमाइड, लोज। क्लियर, ओके, यहां तक रखिए इसको। आज हमने क्या किया है, आज हमने किया है एक इम्पोर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन ओजोनाइड वाला, सॉरी ओजोनोलाइसिस वाला। ओजोनोलाइसिस में उसको याद रखना है, उसका स्ट्रक्चर याद रखना है। मोलोजोनाइड पहला जो बनता है, उसके बाद फर्दर रीअरेंजमेंट होती है, ओजोनाइड बन जाता है, उसका फर्दर रिएक्शन करवाया जाए अगर वाटर के साथ, तो आपको यू विल गेट 2 फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा वहाँ पे आपको, और साथ में H2O2 मिलेगी। अगर मिसाल के तौर पे वहाँ पे जिंक मौजूद है, आपने उस रिएक्शन मिक्सचर में जिंक भी रखा हुआ है, तो जिंक के साथ वो रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बना देगा, वाटर अलग हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद पॉलीमराइजेशन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पॉलीमराइजेशन सिंपल है, इजी है, कंडीशंस याद रख लीजिएगा। टेम्परेचर है, प्रेशर है, 100 के करीब प्रेशर है और 400 के करीब उसका टेम्परेचर है। सिंपल, डबल बॉन्ड टूट जाएगा और वो एक चेन चल पड़ेगी, CH2 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 की चेन चल पड़ेगी। ठीक हो गया, ये बन गया पॉलीमर। यूजेस में हमने क्या देखा है, यूजेस एसिटाइलिन के, सॉरी इथाइलिन के अच्छे खासे इस्तेमाल हैं। फ्रूट राइपनिंग में इस्तेमाल होती है, एज एनेस्थीसिया इस्तेमाल होती है गैस।
फिर एक जो इम्पोर्टेंट इसका यूज़ हुआ करता था वो था मस्टर्ड गैस फॉर्मेशन। मस्टर्ड गैस वाज यानी वार वेपन, एक्चुअली केमिकल वॉर वेपन। तो बड़ा इसका डेंजरस इसके इफ़ेक्ट थे। खैर अब इसको बैन कर दिया गया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया इथाइन। इथाइन का जनरल फार्मूला CnH2n। उसके बाद बात हो गई इथाइन के बाद उसकी जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन में हमने देख लिया 2 स्टेप्स हमने कर लिए हैं, 2 प्रोसीजर जो हैं। एक क्या था, डीहाइड्रोहैलोजनेशन। अब हमने क्या करना है, बेसिकली जो भी हैलोजन या हाइड्रोजन उसके साथ लगा हुआ है हमने वो रिमूव करवाना है। तो ऑटोमेटिकली कार्बन विल फाइंड द वे टू डेवलप अ ट्रिपल बॉन्ड विद द कार्बन। दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से सुने ज़रा। मैंने क्या कहा है, हमारा अब काम क्या है, हमने कार्बन के साथ जो आलतू फालतू की चीज़ें लगी हुई है ना उनको करवाना रिमूव। जब उनको रिमूव करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली कार्बन विल डेवलप ट्रिपल बॉन्ड विद द कार्बन। बात समझ आ गई? यही काम करना। अब यही काम हम डाइहैलाइड में भी कर सकते हैं, यही काम हम टेट्राहैलाइड में भी कर सकते हैं। अगर डाइहैलाइड है तो उसके अंदर फिर साथ में आपको हाइड्रोजन भी 2 रिमूव करवाने पड़ेंगे। इसीलिए हमने उसका नाम लिया है डीहाइड्रोहैलोजनेशन। दोनों चीजें, हाइड्रोजन भी और हैलोजन भी निकलेगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन डेवलप। डाइहैलाइड में टेट्राहैलाइड में क्या होगा, चारों हैलोजन निकाल लो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन डेवलप। क्लियर हो गया बच्चों? कंसेप्चुअली एब्जॉर्व किया करें, इसको इस्तेमाल करें और फिर इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा, इजी रहेगा। एंट्री टेस्ट में भी इजी रहती है इस तरह फिर बातें। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें और अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। गुड लक।